चले भाई चार्जेस की बात करते हैं। एक दो रह गए, कौन रह गया? ताहिरा और ताहिर। नहीं, ताहिर तो आ गया, ताहिरा नहीं आई। मरियम आ गई है। और कौन रह गया? 13-14 लोग थे भाई। बेटा उसी पे तो आ रहा हूँ, चार्ज टू मास रेशो पे ही तो आ रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की सारी बातें बता दूं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। अच्छा, केजी के अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या लिखोगे भाई? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले भाई एएमयू में कितना है, तो एएमयू में 0.00055 एएमयू है। ठीक है भाई। एमसीक्यूज में एएमयू वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, 0.00055 एएमयू। अच्छा जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है, माइनस। ठीक है, बट अगर हम किसी वैल्यू में बात करें तो नेगेटिव चार्ज होने के साथ हमारे पास एक वैल्यू इसकी है 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिख दूं क्या ESU क्या है? ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, इसके अलावा कूलम्स में भी इसका चार्ज होता है। कूलम में इसका चार्ज कितना है भाई? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स का सिंबल होता है हमारे पास C। अब आते हैं चार्ज टू मास रेशो पे। चार्ज टू मास रेशो का मतलब हो गया E/m। ठीक है भाई। इसका चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ठीक है भाई, कूलम्स पर ग्राम के अंदर है। कैसे कैलकुलेट किया होगा मैं आपको बता देता हूँ भाई। कूलम्स में वैल्यू कितनी है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय
मास की वैल्यू कितनी है ग्राम्स में, 9.11 इंटू 10⁻⁻28। ऊपर कूलम नीचे ग्राम। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू बनेगी 1.758 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन इज 1 अपॉन, यार कोई काम नहीं है फिलहाल तो, अभी कहीं पे कैलकुलेशन भी नहीं है हमारे पास यहाँ तो। हाँ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर फिजिक्स में कैलकुलेशन चार्ज टू मास रेशो की शायद वहाँ जरूरत पड़ती है, यहाँ हमारे पास नहीं है जरूरत। बट आगे ये वैल्यूज पढ़ाने का मकसद ये है कि आगे जब हम वो कैलकुलेट कर रहे होंगे ना रेडियस, तो वहां पर जो है वो हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। बट हमें वहां पे कैलकुलेट करके नहीं बताना होता, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। हमें नहीं दिखाना, पेपर में भी नहीं करना होता, बट फिर भी पता तो हो ना काम हुआ कैसे। एक चीज, दूसरी चीज भाई एक और चीज, के इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/1836। इसमें से क्या बात याद करनी है भाई, एक ये बात याद करनी है और एक ये बात याद करनी है। जरा 1/1836 करो। देखो जवाब क्या आता है 1/1836 का। 0.00054 आ रहा है, तो वो फिर जब हम आगे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का मास 1 है ना, प्रोटॉन 1 है, ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना है 1। प्रोटॉन पे ही आ रहा हूं मैं आगे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.008 AMU। ठीक है, अब 1.008 डिवाइडेड बाय 1836 कर लोगे तो एग्जैक्टली 0.00055 आएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो रेशो है वो क्या है 1/1836 का। ये बात MCQs के लिए आती है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना भूल जाओगे। सेम चार्ज, ठीक है, सेम चार्ज होगा, क्यों, बस फर्क कितना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बात लिख रहा हूँ यहाँ पर कि प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की बात करूं भाई, तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई हमारे पास चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल होता है। तो सिर्फ बात करते हैं मास की, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू 1.009 AMU है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हो गई कि न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज बट हैज अ मास ऑफ 1.009 AMU। अब अगर कोई मास चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का निकालना चाहे तो निकाल सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमें क्या करना होगा, सिर्फ कुछ कन्वर्जन्स करनी होगी। क्या कन्वर्जन करनी होगी, हम क्या करेंगे, पहले 9.11 एक्सपोनेंट यानी इसको क्या करें 1836 से मल्टीप्लाई कराएं। जब 1836 से मल्टीप्लाई करा देंगे,
हाँ बेटा, ये लिख लेना, नीचे अलग से लिख लेंगे, यानी यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद आप हेडिंग बना के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सारी वैल्यूज लिख लें अपने पास। तो अगर कोई निकालना चाहे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, तो क्या करेगा भाई, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराएगा 1836 से, ठीक है, तो आ जाएगा ग्राम में प्रोटॉन, और फिर प्रोटॉन का मास आ गया, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, तो कूलम में यही होगा। तो बस इसको रखोगे ऊपर, इसका जो मास इससे मल्टीप्लाई करा के आएगा उसको रखोगे नीचे, तो चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे हमारी ये एक कहानी तो खत्म हुई, अभी हमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, पूरा नहीं पढ़ना होगा। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कराऊं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शुरू कराऊं। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी चाहिए, फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी समझ में आई जाएगी बाद में। तो चले पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी किताब में टर्म नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये बात याद रखना, हमारी किताब में टर्म लिखा हुआ है स्पेक्ट्रा। बेटे ये इंटरेस्टिंग शुरू हो गया ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेस्टिंग है अब। मैं क्या करूं बेटे, ये चैप्टर ही बोरिंग है। हाँ जी, स्पेक्ट्रा एक टॉपिक है हमारा, स्पेक्ट्रा, बट गलत नाम दिया है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कहते हैं किसे, मैं आपको पूरी अभी कहानी समझाता हूँ कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रा। तो टर्म जो है ना, वो टर्म हमारी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। टर्म क्या है हमारी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो का जो वर्ड है ना, वो विजुअल अपीयरेंस से, ठीक है, कलर्स या रेडिएशन से मुताल्लिक है स्पेक्ट्रा का मतलब, ठीक है। हम जो टर्म यूज करते हैं ना, क्या स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रा बनता कैसे, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम कहते किसे। स्पेक्ट्रम ना ग्राफ है एक, स्पेक्ट्रम क्या है, एक ग्राफ है, किसका, रेडिएशन का। हमने जो रेडिएशन के मुताल्लिक अभी बात की थी ना पीछे, कि भाई ये रेडिएशन निकल रही है, ये रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन की एक बकायदा पूरी क्लास है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम शॉर्ट में ईएमआर भी कहते हैं। ईएमआर स्टार्ट होती है गैमा से, ठीक है भाई, और खत्म होती है रेडियो या माइक्रोवेव पर। ये शायद मैंने पहले भी ये बात बताई थी, रेडियो वेव माइक्रोवेव पे खत्म होती है। गैमा रेस की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, यहाँ एक नई टर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या, वेवलेंथ। किसे कहते हैं वेवलेंथ, एक क्रस्ट से ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, ऐसा ही है भाई, क्रस्ट टू ट्रफ, ऐसा ही है ना भाई, वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी एक सेकंड, यानी हर्ट्स में कैलकुलेट करते हैं ना फ्रीक्वेंसी को हम, कि कितने सेकंड में कितनी। हाँ हाँ, मैं दोबारा बिल्कुल बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है भाई, एक, समझ लें एक एनर्जी है, एक ये समझ लें एक एनर्जी है, जो स्टार्ट होती है गैमा से, खत्म होती है माइक्रोवेव के आगे भी और वेव्स होती हैं, बट मुझे भी नहीं पता इतनी आगे की, तो मैं इसीलिए माइक्रोवेव तक की बात कर रहा हूँ।
बेटे एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ। हाँ बेटे, तो एक मिनट माजरत, बीच में काम आ गया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता रहा था मैं आपको, गैमा से शुरू होती है और माइक्रोवेव पे खत्म होती है, और ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। सबसे कम वेवलेंथ जो होती है ना, ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और ये ज्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह लें आप। अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने शायद ये पॉइंट भी लिखवाया होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, मुझे याद पड़ता हुआ है डिस्कस, इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मुझे याद है कि मैंने पढ़ाई ये बात, आप ही की क्लास में पढ़ाई है। ठीक है जी, तो वेवलेंथ और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन था, मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम। तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम होगी। इसी बेसिस पर हम स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रा है क्या, स्पेक्ट्रम है क्या, कि अगर मैं प्रिज्म में से लाइट को गुजारूं, प्रिज्म के अंदर से, ठीक है भाई, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है भाई, इस प्रिज्म में से अगर मैं लाइट को यहां से गुजारता हूं, तो क्या होगा? जब मैं लाइट को यहां से गुजारूंगा, तो ये मजीद लाइट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्स का, ठीक है जी। तो जब ये डिस्पर्स होगा, तो ये 7 कलर्स का एक बैंड बनाएगा, जिसे हम रेनबो कहते हैं। रेनबो कैसे बनता है? बादलों के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो पानी का ड्रॉपलेट एक्ट करता है एज अ प्रिज्म। जब सनलाइट उस ड्रॉपलेट में से क्रॉस करती है, तो वो 7 कलर का एक बैंड बनाती है। उस 7 कलर के बैंड को हम क्या कहते हैं? उस 7 कलर के बैंड को हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर कलर्स हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये कलर्स हैं, विबग्योर बनाते हैं। एक काम करता हूँ, मेरे पास शायद और शायद कहीं बनाया था मैंने, ठीक है भाई, मैंने ये बनाया था। मैं इसका एक काम करता हूँ, पेपर के कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नजर आ जाए कलर्स। ये लो भाई, अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से एक लाइट गुजारी, ये वाली। ठीक है जी, यहाँ से हम एक लाइट को पास करवा रहे हैं।
तो जब लाइट यहाँ से पास हो रही है तो आप देखें ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 7 कलर्स में मैंने कोशिश की थी कि मैं हर कलर से एक लाइन बनाऊं। तो अगर आप देखना चाहें तो जरा गौर करिएगा कि मैंने वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हो गया ना विब गियोर। ठीक है भाई, तो ये विब गियोर बनाया था मैंने, कोशिश की थी बनाने की ताकि बात समझ में आए कि जब प्रिज्म में से लाइट को पास कराते हैं तो वो बैंड्स के अंदर टूटती हैं, और ये बैंड्स के अंदर टूटती हैं तो ये मुख्तलिफ वेव लेंथ बनाती हैं। ठीक है जी, ये जो कलर का बैंड टूटता है ना, ये कलर का जो बैंड टूटता है ये कहलाता है विजिबल रीजन। इस विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से लेकर तो 7000 तक होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? 4000 से 7000 तक होती है, या हम इसे कहते हैं 400 से 700 तक होती है। मैं ये यूनिट्स भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंटीन्यूअस, एक होता है लाइन। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, इस पे हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मेरी भी कुव्वत नहीं है कि मैं पढ़ाऊं। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर अगली क्लास में मजीद आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो यही वाली बात मैं ऊपर दोबारा शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्पेक्ट्रम और या स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टर्म है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक, ताकि डेफिनेशन वाली बात क्लियर हो। और वो डेफिनेशन है अ विजुअल अपीयरेंस, बेटे मैं पूरी फाइल भेज दूंगा ना अभी। द विजुअल अपीयरेंस ऑफ कंटिन्यूअस कलर्स और separated lines when radiation passes through a prism is called spectrum and the phenomena is called spectroscopy। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बहुत बड़ी फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत बड़ी फील्ड है। इतनी बड़ी फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि जितने भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पता किए गए वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किए गए। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई बहुत 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 बड़ी एक क्लास है। ठीक है, बिल्कुल बेटा ये लिख लिएगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग लिख लें इसको। ठीक है यार, मैं तो चाहता हूँ सारी क्लासें फिजिकल हो, मगर अब क्या कर सकते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा था सैटरडे को फिजिकल क्लास हो जाए, मगर जो है वो हो नहीं पाई। और माशाल्लाह से आप कितने सारे लोग गायब थे ना। वाइस तुम भी नहीं थे सैटरडे को, ताहिर तुम भी नहीं थे, तनवीर तुम भी नहीं थे। सजील तो है, अभी भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था, और बासित भी नहीं था शायद। नहीं, बासित था। चलो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं ग्रुप पे ना, पिछले हफ्ते की भी सारी, और आज की भी जो है मैं ये फाइल भी भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह अब जुमेरात को अगले क्लास में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। हाँ जी, ये भी ठीक है।